हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। दोस्तों, हमने इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी 1316 में मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन की जो मृत्यु है वो 1316 में हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में उसका जो वंश है वो सिर्फ 4 वर्ष तक चलता है। उसके बाद में उसके जो उत्तराधिकारी था वो अयोग्य था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी बनता है। मुबारक शाह जो था वो अलाउद्दीन के समान नहीं था। मुबारक शाह अपने आप को खलीफा घोषित करता है। पूरे सल्तनत काल में अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र जो शासक था वो मुबारक शाह खिलजी था। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है कि कौन से सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो उसका उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी। और यह जो वंश है खिलजी वंश वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में 4 वर्ष तक रहता है और 1320 में इसकी जगह एक नया वंश उभर कर आता है। उस वंश का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। बर्नी लिखता है मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि मुबारक शाह खिलजी का जो दिमाग था वो न जाने किस स्तर का था कि वो कई बार दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था। कई बार दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ते हुए भी आता था। तो उसका एक छोटा सा काल है। उसके बाद में 1320 में तुगलक वंश है उसकी स्थापना होती है। तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक करता है। गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह के शासन काल में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से तात्पर्य है कि पाकिस्तान वाला इलाका इसे आप कह सकते हैं। तो वहां वो एक मजबूत गवर्नर के रूप में था और बाद में जब वो देखता है कि केंद्र में जो सत्ता है वो ढीली ढाली और कमजोर है, तो वह इस सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाते हुए दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक है वो शासक बनता है और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा है कि सल्तनत काल में हमें 5 राजवंश हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा जो है वो है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 में करता है। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल है वो मात्र 5 वर्षों का रहता है और उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन की जो अतिवादी नीतियां थी, जैसे कि उसकी बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी, ऐसी जो नीतियां थी उनको वो निरस्त कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खूत और मुकद्दम अर्थात जो गांवों के मुखिया वगैरह थे उनके जो विशेषाधिकार छीने हुए थे उनको भी वापस बहाल करता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की एक जो नीति थी दाग और चेहरा प्रथा या दाग और चेहरा प्रणाली, उसको वो मजबूत तरीके से अच्छे तरीके से लागू करवाता है। यह दाग और चेहरा प्रथा क्या था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दाग प्रणाली से तात्पर्य है कि जो सेना के घोड़े होते हैं, हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते वक्त देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्थित सेना का निर्माण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उस
में यह बात जोड़ी थी या एक नवाचार किया था कि जो भी सेना का घोड़ा होता था उसको शाही निशान से दागा जाता था, अर्थात उसके ऊपर, उसके पुट्ठे पर शाही निशान लगाया जाता था ताकि उस घोड़े की पहचान बनी रहे। तो इसे दाग प्रणाली कहा जाता है। और चेहरा प्रणाली से तात्पर्य है कि जो भी सैनिक सेना में भर्ती होता था उन सैनिकों के बारे में एक रजिस्टर तैयार किया जाता था जिसमें उसके हुलिये के बारे में वर्णन होता था, अर्थात उसका चेहरा कैसा है वगैरह, जो भी उसका शारीरिक और चेहरा का हुलिया है उसको वर्णित किया जाता था। यह एक पहचान के लिए होता था। तो घोड़े की पहचान के लिए दाग प्रणाली और सैनिक की पहचान के लिए चेहरा प्रणाली होती थी, हुलिया उसका लिखा जाता था। तो यह जो प्रणाली थी उसको एक व्यवस्थित तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने जारी किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की हुई थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बाकी की जो बहुत सारी नीतियां थी, जो अतिवादी थी, उत्पीड़क थी, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने निरस्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन सत्ता के संचालन में मध्यपंथी नीति अपनाई, अर्थात उसने न तो इतनी ढील दी कि अराजकता वाली स्थिति हो जाए और जगह जगह विद्रोह होने लगे, और न ही अलाउद्दीन खिलजी की तरह शासन को ज्यादा कसा और उत्पीड़नकारी बनाया कि उसके कारण भी जो है वो विद्रोह हो जाए। उसने मध्यपंथी नीति को अपनाया, जिसके बारे में बर्नी लिखता है उस नीति को वो रस्मे मियान कहता है। रस्मे मियान से तात्पर्य है मध्यपंथी नीति। फिर गयासुद्दीन तुगलक है वो दक्षिण भारत को जीतने का अभियान शुरू करता है और वो अपने पुत्र जोना खां को इस अभियान के लिए दक्षिण भारत की तरफ भेजता है। यह जोना खां वो ही व्यक्ति है जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और जो सल्तनत काल के सर्वप्रमुख शासकों की अग्रिम पंक्ति में आता है। तो उसका जो मूल नाम था जोना खां, उसको दक्षिण भारत के विजय अभियान की तरफ भेजा जाता है। वहां जोना खां वारंगल के काकतियों और मदुरा के पांड्यों को पराजित करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की तरफ विजय अभियान किए थे और उसके बाद में एक ढिलाई आ गई थी, क्योंकि उसके बाद में उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और उन्होंने विजय अभियान है वो जारी नहीं रखे, और उसके बाद में जो ढीलापन आया था उसको वापस बरकरार रखने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत की तरफ अपनी सेना के साथ में अपने पुत्र को भेजा और वहां उसने विजय भी हासिल की। और दक्षिण भारत के जिस राज्य को उसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया वो था वारंगल, वो था वारंगल। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान भेजे थे और वहां जीत भी हासिल की थी, उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे थे। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद भी अपने राज्य में नहीं मिलाए थे, क्योंकि वो ज्यादा दूर थे और दूर होने के कारण उन पर नियंत्रण रखना, शासन रखना व्यवहारिक रूप से उसे उचित नहीं जान पड़ता था। लेकिन तुगलक जो शासक है उसने वारंगल और मदुरा को अपने राज्य में मिला लिया और एक तरीके से यह उनकी भूल ही थी। इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा व्यवहारिक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल में दिल्ली से मदुरा और वारंगल की जो दूरी है वो संचार के साधनों के अभाव में बहुत ही ज्यादा थी और वहां पर प्रत्यक्ष शासन है वो करना संभव नहीं था। और यही कारण है कि वारंगल आदि राज्यों में बाद में विद्रोहों की झड़ी भी हमें दिखाई देती है और जिसको दबाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उसने सबसे पहले जिस राज्य को मिलाया
वो था वारंगल। उसके बाद में मदुरा को मिलाया। फिर बुगरा खां, एक व्यक्ति था बुगरा खां जो कि बलबंद का पुत्र था, और हमने बलबंद को पढ़ते वक्त देखा था कि उसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, वो मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है, और दूसरा जो पुत्र है बुगरा खां वो बंगाल चला जाता है और वहीं पर एक सूबेदार के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है। बाद में बुगरा खां वो बंगाल का शासक बन जाता है। तो उसका जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गया था, और कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था, और वहीं से निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने के लिए एक बात रखता है गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन निजामुद्दीन औलिया उसके जवाब में कहलवाता है कि दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का कहने का मतलब था कि अभी आप बंगाल में हो और दिल्ली बहुत दूर है, क्या पता दिल्ली पहुंचोगे भी या नहीं। इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, और एक संयोग से घटना ऐसी भी हो गई कि दिल्ली के पास आकर दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु है वो एक दुर्घटना में हो जाती है। होता यह है कि जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो उसके स्वागत समारोह के लिए एक लकड़ी के भवन का निर्माण किया जाता है, और बाद में वो लकड़ी का भवन टूटकर गिर जाता है, और जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों में इस बात को लेकर बहुत सारे मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक संयोगवश घटी घटना थी या दुर्घटना थी कह सकते हैं, लेकिन कई सारे इतिहासकार हैं वो यह मानते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां का हाथ था। उसी ने अपने पिता को मरवाने के लिए इस तरीके का भवन निर्मित करवाया था और बाद में उसको हाथियों से गिरवा दिया था। जो भी हो, उस दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1325 में होती है, अर्थात वो शासक है वो 1320 में बनता है और उसकी मृत्यु है वो 1325 में होती है। वो सिर्फ 5 वर्ष तक ही शासन कर पाता है, और उसके बाद में 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था वो शासक बनता है, और मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का महत्वपूर्ण सुल्तान था। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।